जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये पेपर किया आपने बाकी पेपर किया आपने? जी। सेकंड का आंसर क्या है? बी। बी। जी। हाँ ठीक है। और थर्ड का? सी। थर्ड का सी ठीक है। वो नहीं, थर्ड का डी है। आपने सी बताया? जी। नहीं, थर्ड का आंसर डी है। ये कह रहा है व्हाट शुड कंपनीज नॉट शो एज नॉन करंट एसेट इन देयर बैलेंस शीट? प्लांट हेल्ड ऑन ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब है कि आपने उसको रेंट पे लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका नहीं है। प्लांट बॉट ऑन हायर परचेज, जिसकी आपने इंस्टॉलमेंट पे दिया हुआ है। प्लांट फुली डेप्रिशिएटेड, मतलब आपने प्लांट पहले परचेज किया था, वो बिल्कुल राइट ऑफ खत्म हो गया। ये भी आपकी ऑनरशिप बाकी है। प्लांट हेल्ड ऑन फाइनेंस, यानी आपने लोन, फाइनेंस लीज को मतलब लोन लेके आपने कोई फाइनेंस क्या कहते हैं, प्लांट परचेज किया। समझ आया? जी। ऑपरेटिंग लीज का मतलब है कि फिजिकली आपके पास है लेकिन आप इसका रेंट दे रहे हैं। इसका मतलब आप ऑनर नहीं। सही है, लीगल ऑनर नहीं। ओके, नंबर 4 किया? जी। क्या आंसर है? बी। नहीं, सी। ठीक कह रहा है विच अकाउंटिंग पॉलिसी इलिस्ट्रेट द मैचिंग प्रिंसिपल? 4 का आंसर सी है। 1 और 3 और 1 में क्या है? चार्जिंग डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट। और बी है यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये दोनों मैचिंग मैचिंग में ही आते हैं। मैचिंग का मतलब है कि करंट ईयर के एक्सपेंस को करंट ईयर के रेवेन्यू से राइट ऑफ करना है। तो उसमें क्या हो रहा है? रीवैल्यूइंग नॉन करंट एसेट ऑन अ इररेगुलर बेसिस, तो ये मैचिंग में नहीं आता। ठीक है, मैचिंग में हम देखते हैं रेवेन्यू कितना हुआ, करंट ईयर का रेवेन्यू कितना है और करंट ईयर का एक्सपेंस कितना, उसको मैच ऑफ करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है। जी। नंबर 5, बी। डी फॉर डॉग। बी अंकल है। बॉल नहीं, इसका आंसर डी है। ये है द टेबल शोज इंफॉर्मेशन फॉर अ बिजनेस एट 31st March in year 1। ठीक है, the information exclude the purchase of 37 in goods. These goods were delivered on 31st March year 1, but the invoice states that legal title to the goods does not pass until payment is received, which value should appear in the balance sheet on 31st March uh, year 1। अच्छा, इसका आंसर है डी। इन्वेंट्री 16,100 की थी पहले, 31st March in year 1। There are which values will appear in the balance sheet on 31st March year 1। अच्छा, अब ये 3700 की गुड्स जो है ये आपने वो की थी। इंफॉर्मेशन एक्सक्लूड द परचेज, हाँ 3700 की यानी आपने परचेज की, लेकिन आपने इसको अभी तक इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि दीज गुड वर डिलीवर्ड ऑन 31st March। आपके पास फिजिकली ईयर एंड होने पे आ गई थी 31st March को, बट द इनवॉइस स्टेट दैट लीगल टाइटल टू द गुड्स डज नॉट पास अंटिल पेमेंट इज रिसीव्ड। अच्छा, इनके इनवॉइस जो है वो बाद में आई है, लेकिन फिजिकली गुड्स तो आपके पास आ गई थी ना। तो जी। 3700, तो उसके हिसाब से आपके पास इन्वेंट्री है 16100 प्लस 3700, तो 19800। अब या तो सी सही है या डी सही है, बताइए। तो ट्रेड पेबल 8900। ट्रेड पेबल आपके पास पहले था 5200। ठीक है, 5200 प्लस 3700, 8900 यहाँ पे आ रहा है, डी में आ रहा है ये ऑप्शन। फिर क्या रहा है? अदर पेबल, हाँ 2000। अच्छा देखें, आपने गुड्स परचेज कर ली 31st March ईयर 1। जी। तो आपने क्या करना है कि आपने कहा आपके हिसाब से परचेज हो गई 3700, और ट्रेड पेबल आपने ये एंट्री आपको करनी, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर दिया
क्योंकि आपके पास इनवाइस नहीं आई, ठीक है। लेकिन गुड्स तो आपके पास 31 मार्च में आ गई थी, लेकिन 31 मार्च के बाद आपके पास इनवाइस आई, बट द इनवाइस स्टेट दैट लीगल टाइटल टू द गुड डज नॉट पास अंटिल पेमेंट इज रिसीव्ड। अच्छा, अब आपके पास इनवाइस आई है, क्योंकि आपने कंसर्न शो कर दिया ना कि आप परचेज कर लें, ठीक है, बिजनेस, आपने इस चीज़ को शो कर दिया कि ज़ाहिर है जिसने आपको बेची है वो उसका मसला है ना, कि वो उसको लीगल प्रोसेस कैसे करता है। उन्होंने तो कहा है कि लीगली जब आप ऑनर, आप लीगली उसको ऑनर बनेंगे, आप पेमेंट कर देंगे। इन्होंने भी पेमेंट नहीं की, लेकिन लीगल ऑनर ये बन चुके हैं इनके हिसाब से, क्योंकि इन्होंने अपना कंसर्न शो कर दिया कि दे विल परचेज। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये वही है गुड सेल ऑन रिटर्न बेसिस ना। गुड सेल ऑन रिटर्न बेसिस में यही होता है, अगर आप किसी गुड सेंड करते हैं किसी कस्टमर को, फिजिकली गुड्स कस्टमर प्रेमिसेस तक चली गई, लेकिन उसने अपना कंसर्न शो नहीं किया। अब देखिए, फिजिकल ऑनर वो है, लीगल ऑनर आप है, तो अगर वो कंसर्न शो नहीं करे इसका मतलब सेल एक्टिविटी नहीं। लेकिन एक और सोचनी ये कि कस्टमर ने फोन किया, गुड्स भेज दो, अच्छा, लेकिन अभी तक आपने गुड भेजी नहीं, लेकिन वो अपना कंसर्न शो कर चुका है कि वो परचेज करेगा। इस तरह फिजिकली गुड्स आपके पास पड़ी हुई है, लेकिन लीगल ऑनरशिप पर कस्टमर की है, तो आपने अपनी गुड्स माइनस कर दी। अच्छा, यहाँ पे आप हैं, अपनी का बिजनेस, आप कस्टमर है ना, तो आपने अपना लीगल कंसर्न शो किया है, गुड्स फिजिकली भी आपके पास आ गई। अब आपने कहा कि क्योंकि मैंने इसे परचेज करनी ही करनी है, पैसे बाद में दूंगा, ठीक है, तो ये 3700 की परचेज हो गई, 3700 का ट्रेड पेबल हो गया, ट्रेड पेबल, ठीक है। और पहले का ट्रेड पेबल ये था, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगी तो 8900 यहाँ पे आ रहा है, और कहीं यार, इसलिए ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। अब सी और डी में यहाँ पे 19800 आ रहा है इन्वेंट्री यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये रॉन्ग हो चुका है, तीन ऑप्शन सही होने चाहिए, तो इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज होगी, 100 पहले की थी और 3700 फर्दर ऐड कर दी, तो आपकी इन्वेंट्री वैल्यू यहाँ पे ये सही आ रही, ये सही है। अदर पेमेंट में कोई चेंज नहीं था, ये 2000 ही था, यहाँ पे भी 2000। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि फिजिकली गुड्स आपके पास है और आपने कंसर्न शो किया हुआ है, यू विल परचेज, तो ज़ाहिर आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, अगर आपने कंसर्न नहीं शो किया होता तो फिर आप इसको रिकॉर्ड कर, ये पॉइंट क्लियर है? जी। 6 किया आपने? डी। 6 दोबारा बोले, डी या डी? डी। नहीं, डी है, मटीरियलिटी। ये कह रहा है कंपनी वैल्यूज इट्स लॉस लूज टू फॉर इंक्लूजन इन इट्स बैलेंस शीट। अच्छा, लूज टू यहाँ पे ना रिवैल्यूएशन मेथड यूज था लूज टू के लिए, यानी उसकी टोटल वैल्यू पे शुरू में कितना है और आखिर में कितना है, यानी हमारे पास लूज टू बिजनेस पीरियड जब शुरू हुआ उस वक्त कितने वैल्यू के पड़े हुए थे, और जब बिजनेस पीरियड एंड हुआ उस वक्त कितने वैल्यू के, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। द टू आर नॉट वेरी वैल्यूएबल and the company uses estimating when valuing them, which accounting principle is being applied, क्योंकि लूज टूर की जो वैल्यू है ना बहुत कम होती है, तो यहाँ पे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आप, आपके पास कोई एसेट पड़ा हुआ है और उसको वैल्यू बहुत लोअर है, माइनर है, तो आप उसको एज एक्सपेंस यूज कर लें, ठीक है। और अगर उस एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसको एज एसेट ट्रीट करेंगे, यदि कोई आइटम ऐसा है इसकी वैल्यू, अब इन्वेंट्री भी काइंड ऑफ एसेट है या फिक्स एसेट में, कुछ कुछ कंपनीज के लिए कंप्यूटर जो है वो इतना वैल्यूएबल आइटम नहीं होता, तो वो उसको एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। कुछ कंपनी के लिए कंप्यूटर जो है वो वैल्यूएबल आइटम होता है, तो उसको एज एसेट ट्रीट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं मटीरियलिटी, जिसमें मटीरियलिटी कि आप किसी आइटम को वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, अगर वैल्यू दे रहे हैं तो एज एसेट रिकॉर्ड करेंगे, और अगर वैल्यू नहीं दे रहे तो एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जी। अच्छा, नंबर 7 का आंसर क्या है? डी। एक सेकंड।
हाँ 7 का आंसर आपने क्या बताया? बी। 7 का आंसर ए आ रहा है। Sure. The following items are recorded the cash book of a business, but not yet recorded in its bank statement. और इसका मतलब अपडेटेड कैश बुक बना, चेक ड्रॉन 3000, अमाउंट बैंक 250. Okay, the cash book shows a bank overdraft 2600. What is the balance on the bank sheet? तो देखें ये ओवरड्राफ्ट है ना, तो अब इसका टी अकाउंट बना लेते हैं. बेसिकली बीआरएस बनेगा, बीआरएस, क्योंकि वो कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट में ये दो ट्रांजेक्शन एडजस्ट नहीं हुई, तो हम इसका बीआरएस बना लें. तो आपको याद है बीआरएस के मैंने 4 मेथड आपको बताए थे. तो अब ये सेकंड मेथड हम इसमें यूज करेंगे, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश, और ये आ रहा है ओवरड्राफ्ट. क्या आ रहा है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, इस केस में हम ऐड करेंगे अनक्रेडिट और लेस करेंगे अनप्रेजेंट. अब इसमें अनक्रेडिट है 250 और अनप्रेजेंटेड है 3000. तो 2000 प्लस 250 अच्छा 2600. एक सेकंड, अमाउंट गलत हुआ, ये 2600. ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी है आपका 2600, प्लस करेंगे 250, ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया, माइनस करेंगे 3000, तो आपका 150 डेबिट बैलेंस आ जाएगा और इन हैंड आ जाएगा, यानी क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा. यानी आपके हाथ में ये 150 आ रहा है ना. ठीक है, तो ब्रैकेट तो नहीं करेंगे लेकिन, ठीक है. अब इसमें से देखें, या तो ये सही है, या तो ए सही है, या बी सही है. अब हमें ये देखना है. अब एक है 150 इन हैंड और एक है 150 ओवरड्राफ्ट. तो देखा जाए, हमारा ओवरड्राफ्ट ये है, हमारा ओवरड्राफ्ट ये है. तो अगर मैं 3000 माइनस कर रहा हूँ तो 150 इन हैंड आएगा, यानी पॉजिटिव बैलेंस आएगा ना. समझ आई बात? तो क्योंकि अगर 3000 माइनस करने के बाद भी जो नेगेटिव अमाउंट आता है, तो हम इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट. ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, ये है 7. इस पेपर के बाद इंशाल्लाह हम टॉपिकल करेंगे. अच्छा, ताकि आपकी फर्दर ग्रिप हो जाए. अब बिजनेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. हाँ, इसका आंसर क्या था? बी। 8 का आंसर बी. हाँ बिल्कुल ठीक है. ओके, 9 का आंसर क्या है? बी। 9 भी ठीक, हाँ बी है. और 10th ये नहीं आएगा. 11 आएगा. डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नहीं किया ना? अच्छा,
हाँ अच्छा ओवर, ओके, ओवर हेड ऑप्शन। जी, तो ओके, इसका आंसर क्या है? ये नहीं किया। ये नहीं किया, इसका आंसर सी आ रहा है। अच्छा, ये है अ कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, मैनेजमेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पावर यूज है 7500 किलो वाट आवर, 17500 किलो वाट आवर, 25,000 का टोटल आ रहा है। एरिया आ रहा है 30,000 स्क्वायर मीटर, 20,000 स्क्वायर मीटर। द पावर बिल फॉर द ईयर इज 20,000 एंड द रेंट इज 100,000। व्हाट इज द टोटल अमाउंट फॉर रेंट एंड हीटिंग टू बी एट्रीब्यूटेड टू डिपार्टमेंट? अच्छा, पावर का तो इस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और किसका पूछ रहा है ये, व्हाट इज द टोटल अमाउंट फॉर रेंट? अच्छा, डिपार्टमेंट एक्स का निकालना है ना। तो 7500 को डिवाइड करेंगे 25,000 से, पहला पहला काम। 7500 डिवाइडेड बाय 25,000, 0.3 आ रहा है। और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से, तो 6,000 आ गया। तो 6,000 हम इसका पावर का बिल रिकॉर्ड कर लें। कितना आ गया, समझ आया आपको? जी, देखिए 7500 यूज़ कर रहा है ना ये पावर हम्म, यूज़। तो 7500 डिवाइडेड बाय टोटल 25,000, तो ये आएगा 0.3। इनका कंबाइंड बिल ये आ रहा है 20,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, तो ये 6,000 आ जाए, ठीक है। अब रेंट निकाल लेंगे, रेंट होता है एरिया के ऊपर। 30,000 20,000 यानी 30,000 को आपने डिवाइड कर देना टोटल एरिया से 50,000, ठीक है। तो ये निकाल लें, जी, 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 0.66 आ रहा है कुछ, ठीक है। जी, 0.67 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100,000 से, ठीक। जी, 100,000 है ना, रेंट इज 100,000। 20,000 डिवाइड 3,000, इसका आ रहा है 6667 कुछ आ रहा है। अच्छा, अब प्लस करेंगे 6,000, तो 72 आ रहा है। तो क्या है, 11, 11 का आंसर सी आ रहा है। सी के, व्हाट इज द टोटल अमाउंट फॉर रेंट एंड हीटिंग टू बी एट्रीब्यूटेड टू डिपार्टमेंट एक्स? हीटिंग का तो 6,000 आ रहा है। द टोटल अमाउंट फॉर रेंट, ये राइट ऑप्शन तो फिर डी बन रहा है, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा देखें, क्योंकि इसका एरिया 30,000 आ रहा है ना। जी, तो अगर हम 30,000 को 50,000 डिवाइड करते हैं, 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000, हाँ 0.6 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100,000, पहले गलत हो, हाँ 60,000 है। 60,000, 30,000 को 50,000 डिवाइड करेंगे ना, ये पहले कुछ मिस्टेक हो गई, टिपिकल। हमने 30,000 को डिवाइड किया 50,000 से और मल्टीप्लाई किया 100,000, ठीक है। तो ये आएगा 60,000। हीट का बिल ये 60,000 आएगा, और उसका कितना आया था, 6,000 आया था, जी, तो ये आ गया 66,000। ये सी सही हो गया, समझ आया? ठीक है, जी, ये दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा से। ठीक है। नहीं, यहाँ भी आप कंफ्यूज हो ना, दोबारा कह दिया करें। देखिए हमें दो एक्सपेंस कैलकुलेट करने, एक तो पावर यूज का है
ठीक है, जी हमें सिर्फ एक्स का निकालना है। किसका निकालना है? एक्स ये इसने एक्स बोला है ना, एक्स। तो देखें, जी इसके डिपार्टमेंट एक्स के जो नंबर ऑफ यूनिट आपने यूज किए हैं वो 7500 ये है। ये आ रहा है 7500। इसको जी हम टोटल से डिवाइड कर देंगे, इससे क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। जी ठीक है, और 20,000 टोटल बिल आया है पावर का। जब एक्स का कैलकुलेट किया तो ये बन रहा है 6,000। क्या बन रहा है? 6,000 ठीक है, ये पावर यूज 20,000 बिल आया है, दो डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है। एक्स ने यूज किया 6,000 अकॉर्डिंग टू रेशियो। सही है, तो वाई का जी ज़्यादा ही आएगा ना, बाकी 14,000 वाई को चला जाएगा। अच्छा, अब आपका बिल यह है, रेंट कितना है, 100,000 है। अब इसको डिवाइड करना है, इसकी डिवीजन कैसे होगी, एरिया की बेस पे होगी। किसके ऊपर होगी? किसके ऊपर होगी? एरिया एरिया की। रेंट हमेशा नॉर्मली एरिया पे कैलकुलेट किया जाता है। इसका अपना एरिया कितना है, 30,000। एक्स का एरिया कितना है, 30,000। और टोटल एरिया कितना है, 50,000 50,000। इसको 100,000 मल्टीप्लाई करेंगे, जी करके देखें कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। जी तो 60,000 ये हो गया, सही है। जी और 6,000 पावर का आ गया, तो टोटल बिल आपका बना 66,000। सही है, ये जी राइट ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर है? जी 12 का आंसर क्या है? डी नहीं, 12 का आंसर सी आ रहा है। अच्छा, अब ये क्या है, इफ पार्टनर डू नॉट ड्रॉ अप अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई। इसका मतलब ये कि आपने पार्टनरशिप विदाउट एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप। अबाउट इट तो यहाँ पे ना पार्टनरशिप एक्ट है 1890, वो अप्लाई होता है। तो उसमें जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो फिर प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर होता है, प्रॉफिट लॉस। शुरू और और इंटरेस्ट ऑन लोन 5% होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, विदाउट एग्रीमेंट यानी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट पार्टनरशिप विदाउट एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होता है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 5% होता है, याद रहेगा। जी जब प्रॉफिट लॉस इक्वल शेयर हो गया तो उसमें फिर और एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जाहिर उसमें कोई सैलरी नहीं आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। इसीलिए सीखे कि पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड टू सैलरी। ठीक है ठीक है, विदाउट पार्टनरशिप जी विदाउट एग्रीमेंट में कुछ भी डिसाइडेड नहीं है ना, अंडरस्टूड है कि प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन यानी अगर पार्टनर अपनी फर्म को लोन देता है तो 5% दिया जाए, ये अकॉर्डिंग टू एक्ट है। ठीक है, जी 13 का आंसर क्या है? ए नहीं, ये नहीं आएगा, रिटायर नहीं आएगा, रिटायरमेंट और एडमिशन नहीं आएगा। ठीक है, ये A2 में चला गया। अच्छा, अच्छा क्लब अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी A2 में चला गया। अक्यूमुलेटेड फंड, हाँ ये भी क्लब अकाउंट है, ये भी नहीं आएगा। हाँ, ये फीफो आपसे डिस्कस कर, फीफो किया है ना आपने? नहीं इसको पहले मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, फीफो। तो ये हम टॉपिकल में करते हैं, ठीक है, ठीक है इसको टॉपिकल में करते हैं। अब 17 का आंसर क्या है? ए हाँ ठीक है, 18 का
18 का आंसर भी ए है। व्हेन इज वर्किंग कैपिटल मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज, तो उसका आंसर आ रहा है ए, व्हेन द बिजनेस इंक्रीज इट्स सेलिंग प्राइस। आपने क्या बताया था, सी? सी बताया ना? सी बताया। हाँ, व्हेन द क्रेडिट पीरियड टेकन फ्रॉम सप्लायर इज इंक्रीज, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यानी जो आपकी करंट लायबिलिटी है वो तो करंट लायबिलिटी ही रहेगी ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। सिर्फ आपने नंबर ऑफ डेज जो पेमेंट के थे ना, अगर आपने पहले 30 रखे हुए तो आपने 40 कर दिया। समझ आ रही बात? यानी इसका कोई इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल पे आएगा नहीं। आपके ऊपर जो ड्यू है वो तो वही रहेगा, सिर्फ आपको एक रिलैक्सेशन मिल गया, 30 डेज के बजाय 40 डेज में पे कर दें, ऐसे ही। जी। इसलिए ये रॉन्ग है। वो कह रहा है वेयर इज वर्किंग कैपिटल मोस्ट लाइकली इंक्रीज। अब वर्किंग कैपिटल कैसे इंक्रीज होता है? आपको पता है वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? वर्किंग कैपिटल, एक्सपेंसेस। हाँ, वर्किंग कैपिटल का मतलब है, एक सेकंड, वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, 2 मिनट के सामान हो जाए।
अच्छा देखें, ये कह रहा है व्हेन द बिजनेस इंक्रीज इट्स सेलिंग प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगी तो कैश इंक्रीज होगा, है ना। जी जब कैश इंक्रीज होगा तो करंट एसेट इंक्रीज होगा। जब करंट एसेट इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज आ जाए जी इस तरह। ओके, 19 का आंसर क्या है? ए ठीक है। और 20 का? सी सी। जी ठीक है। 21 का? ये नहीं किया, दोबारा बोल, क्या किया? ये नहीं किया। चाहिए नहीं किया। आपका रेशियो वीक है, तो करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो अब करंट रेशियो इन्होंने दे दिया। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट माइनस और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, सही है? जी तो करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, यानी एक तरह से 3 दिया हुआ, तो ऐसे करते हैं 3। अब यानी ये बराबर है। अब करंट एसेट में क्या क्या आ रहा है? इन्वेंट्री, बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है। इन सबको ऐड कर लें, 22,000 और 23,500। हाउ मच डू द ट्रेड रिसीवेबल हो? अच्छा, और करंट लायबिलिटी में 11,000 आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब करंट एसेट में अभी ये प्लस करना है ट्रेड रिसीवेबल, सही है। जी तो मैं क्या करूँगा, 11,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, और करंट एसेट प्लस ट्रेड रिसीवेबल, दोबारा लिख लेता हूँ। इंटू 3, तो करंट एसेट प्लस ट्रेड, ये अमाउंट लिखना चाहिए था मुझे। ये अमाउंट मतलब 23,000, ठीक है। जी तो ये कितना हो जाएगा? 33,000। ये उधर जाएगा, माइनस होगा। 33,000 माइनस 23,000, ये निकाले कितना आ रहा है? 2,500। जी नहीं, इसमें मिस्टेक। अच्छा ठीक है। इसमें हाउ मच डू द ट्रेड्समैन ओ? अच्छा, तो ये तो 5, अच्छा है, आपका आंसर आया है 9,500। ये आफ्टर डाउटफुल डेट है ना, इसमें हम प्लस करेंगे 500। क्या करेंगे? 500 हाँ, तो ये 10,000 हो जाए। क्यों 10,000 हमने लेना है? 10,000 देना है। लेना है। अब ये वो अमाउंट है जो हमारी कैलकुलेशन है कि कितना डाउटफुल हो सकता है, ठीक है ना, मतलब ये कंफर्म लॉस नहीं है ना, तो इसको ऐड बैक कर देंगे। समझ आया या नहीं? ओके ठीक है, क्योंकि 10,000 उन्होंने लेना है ना, इसका आंसर बी है ना। एक्चुअली तो 9,500 आया, लेकिन प्लस 500 कर दें क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ना कि इतना अमाउंट नहीं आएगा। अगर ये कंफर्म लॉस होता तो फिर हम माइनस कर देते, यानी बैड डेट। सही 22 का आंसर क्या था? सी ठीक है। और 23? ये समझ नहीं आया। गेन रेशियो,
firm has carried the following accounting ratio for the year end 30 days. Okay, gross profit on sale 30% था और 11 में 33% हो गया. नेट प्रॉफिट ऑन सेल 15% था. तो अच्छा, बेसिकली ये एक्सपेंस के बारे में बता पा रहा है. तो एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होता है? नॉर्मली क्रॉस नेट प्रॉफिट लिखना है. अगर हम नेट प्रॉफिट लिखें, नेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस. ठीक है, जी तो अभी इन्होंने आपको नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है. तो मतलब हमें क्या निकालना है? एक्सपेंस निकालना है. जी तो अगर ये उधर जाएगा तो ऐड होगा, तो ये इधर जाएगा माइनस होगा. तो इसका मतलब अगर मैं एक्सपेंस को ऐसे लिख दूँ, जीपी माइनस नेट प्रॉफिट, समझ आया? जी तो दोबारा लिख देता हूँ. एक्सपेंस इक्वल है जीपी माइनस एक्सपेंस. तो नेट प्रॉफिट सही. तो इसमें हमने व्हाट कुड एक्सप्लेन द चेंजेस इन परसेंटेज. अगर हम इसको दोनों ईयर का निकाल के देखें तो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट 30% आ रहा है, 15% आ रहा है. तो एक्सपेंस अगर मैं 30 माइनस 15 करूँ तो ये 15% एक्सपेंडिचर आ रहा है. और अगर दूसरा निकालूँ 33 माइनस 14 तो ये 19% एक्सपेंडिचर. अगर देखें 2010 में आपका एक्सपेंडिचर 15% था और 2011 में ये 19% हो गया. मतलब आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया. तो देखा जाए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हुआ था, लेकिन नेट प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज हुआ. इसके हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन? अभी उन्होंने आंसर दिया हुआ है सी. सी के हिसाब से बन रहा है एन इंक्रीज इन द एडवर्टाइजिंग बजट हैज अलाउड द फर्म टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस. देखिए सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई तभी तो ये इंक्रीज हुआ. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे डी गलत इसलिए एन इंक्रीज इन द एडवर्टाइजिंग बजट हैज लेड टू अ राइज इन द सेल वॉल्यूम. इससे क्वांटिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, इससे तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी. तो ये राइट ऑप्शन नहीं है. अच्छा, आपने कौन सा ऑप्शन बताया था? आपने किया नहीं था. बी में क्या है? एन इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट वाज कवर्ड बाय एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस. तो अगर कॉस्ट, इसका मतलब यहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं. तो बी भी गलत. अब फॉरेन इंटरेस्ट पेमेंट वाज इक्वल टू एन परचेज इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. अच्छा, इंटरेस्ट अगर फॉल हो रहा है, ठीक है, और वो क्या रहे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो भी जीरो हो जाएगा. जबकि यहाँ पे देखा जाए नेट प्रॉफिट भी चेंज हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी चेंज हो रहा है. इसलिए अब राइट ऑप्शन पे सी बच जाता है कि an increase in advertising budget has allowed the firm to increase the selling price. कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है ना, although नेट एक्सपेंस भी आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन वो सेलिंग प्राइस से लिंक जो करता है. तो क्या देखें, ग्रॉस प्रॉफिट पहले 30% था, 33% हो. रॉ अगर ग्रॉस मटेरियल वाला भी तो हो सकता है ना. नहीं, वो सेटअप हो गया ना. एन इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, इससे कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगा. जब कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस होना चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर हम लेकिन अगर इन पे वो कह रहे हैं इससे सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुआ, तो फिर तो दोनों बराबर ही हो गए ना. ग्रॉस प्रॉफिट को चेंज नहीं आएगा. अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक यानी कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुआ, उसी हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर, इसमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना. इसलिए बी रॉन्ग हो जाएगा. और डी वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं. ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जब भी इंक्रीज हो जाए ना, उसके पीछे दो रीजन होंगे. या तो आपने सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दी है, या फिर आपने कॉस्ट प्राइस को कंट्रोल किया. समझ आई? ओके, 24 का आंसर क्या है? ए. ए, हाँ ठीक है. और 25 का ये तो सिलेबस में है ही नहीं ना. ये कौन सा है? ये ब्रेक इवन अच्छा, वाला. टोटल वेरिएबल कॉस्ट.
नहीं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो है ना। जी ये ग्राफ कभी देखा है। आपको मैंने वो समझाया था ब्रेक इवन वाला। तो सिलेबस से वो चार्ट इंफॉर्मेशन प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। चार्ट जो था। हाँ, ब्रेक इवन चार्ट वो सिलेबस में नहीं है। नहीं। अच्छा, पर इसके हिसाब से फिर भी अंडरस्टैंड कर लें जी कि इसमें ये जो डी है ना, ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। और ये जो बी है ना, ये टोटल कॉस्ट है, क्योंकि ये सही। फिक्स कॉस्ट के ओरिजिन से शुरू हो रहा है। ठीक है। और ये जो है ना, ये आपके सेल है, टोटल रेवेन्यू। तो इसका राइट ऑप्शन 25 का फिर सी बन गया ना, ये वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जीरो वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू होती है ना। टोटल रेवेन्यू देखें ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट है ना, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट का एरिया आ गया। याद है, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इसके फिर सी सी बन गया ना, क्योंकि सी पैरेलल होता है टोटल, इन दोनों का डिफरेंस ये वेरिएबल टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये 26 किया, जी क्या सी आंसर है? सी। जी ठीक है, 27। ए ठीक है, 28। बी ठीक है, 29। डी डी। जी ठीक है, 30। 14 जी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट है ना। जी तो बजटेड आउटपुट कितना है? 10,000। एक्चुअल आउटपुट 8,000। बजट फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 1200,000। तो पहले तो ओ ए आर निकालेंगे ना, ये जो ओ ए आर, तो आपने 1200,000 बजट ओवर है डिवाइडेड बाई बजट एक्टिविटी में आपका ये आ रहा है 10,000। तो 3 जीरो ये खत्म हो गया, 1 जीरो ये खत्म हो गया, पीछे बच गया 120। ओके, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट? अच्छा, और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन ये है ना 800,000, तो भी 10,000 डिवाइड कर देंगे, 80 बन गया। टोटल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस ओ ए आर, फिक्स कॉस्ट, ठीक, ओ ए आर। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका 80 आया, ओ ए आर आपका 120 आया, तो 200 आया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में टोटल कॉस्ट पर यूनिट आती है ना, जी समझ आई? जी पहले हमने ओ ए आर निकाल लिया, ओ ए आर आप निकालेंगे बजटेड यूनिट्स पे और बजटेड फिक्स कॉस्ट। ये ये सेलिंग है, ठीक है, इसका ओ ए आर से कोई लेना देना नहीं। तो 1200,000 को डिवाइड किया 10,000 से, आपका पास 120 ओ ए आर आ गया, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। फिर वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट निकाला, वो आपका ये 800,000 दिया ना, बजट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो 10, तो ये आया 80, 80 प्लस 120, तो 200 टोटल कॉस्ट पर यूनिट है। और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में टोटल कॉस्ट पर यूनिट यूज होगी। ठीक है, कल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, एक सेकंड नोट कीजिएगा। कल से इंशाल्लाह हम टॉपिकल करेंगे, ठीक है। इसकी वीडियो आपको भेज दूंगा, आप इसको दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स आ रही है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।